नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज घंटी बजाओ में बात होगी भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में घिरे शिक्षा के मंदिरों की। जी हां, जिन विश्वविद्यालयों को शिक्षा के मंदिर की संज्ञा दी गई, बिहार में आज वो विश्वविद्यालय करप्शन के एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो क्या होगी, कुलपतियों पर ही सरकारी फंड के वारे न्यारे के आरोप लग रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बदहाल है और रही सही कसर यह भ्रष्ट तंत्र पूरी कर दे रहा है। तो आप सोचिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही पढ़ाई की बजाय पैसे कमाने के दुष्चक्र में फंस जाए तो उन विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों का क्या हाल होगा। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पर ना सुशासन बाबू कोई कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और ना ही वो राज्यपाल, जिनके अधीन विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। तो आज नौजवानों के शिक्षा के मंदिरों को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने वालों की आप घंटी जरूर बजाइए। नंबर है 8422840000। जो कुलपति जो मिथिला विश्वविद्यालय और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में आसीन है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वो सारे आरोप एकदम मिथ्या हैं, झूठे हैं और तथ्यहीन हैं। तो जिन विश्वविद्यालयों में देश का भविष्य तैयार होता है, बिहार में वही विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। एक नहीं, राज्य की दो यूनिवर्सिटी के कुलपतियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। और ये हाल तब है जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करते हैं। और मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का ही नहीं, बिहार के ज्यादातर विश्वविद्यालयों की हालत इतनी खराब है कि वहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, जबकि उच्च शिक्षा को लेकर सरकार में शामिल जेडीयू और बीजेपी चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करती रही है। 2020 के चुनाव के वक्त बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप बताते हुए कहा था, एनडीए सरकार आने वाले एक साल में उच्च शिक्षा के विद्यालयों और संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। लेकिन एक साल में हुआ क्या, वो आपको दिखाएंगे आगे। अभी जरा नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से पहले निश्चय पर गौर कीजिए। उन्होंने युवा शक्ति को बिहार की प्रगति बताया था और इसके लिए संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने का वादा भी किया था। लेकिन उन्हीं संस्थानों में पढ़ने वाली युवा शक्ति अब सड़कों पर है। ये छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल बनाइए और जो लोग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, उनसे विश्वविद्यालय को मुक्त करवाइए। विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थान जहां छात्रों का भविष्य तैयार होता हो, उस छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। भ्रष्टाचारी का जो आरोप है, फाइनेंशियल इन्होंने गबन किया है, रुपयों का भारी मात्रा में घोटाला है, उसकी जांच की मांग को लेकर के जो मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी के ऊपर सीबीआई की जांच हो। विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति की सीबीआई से जांच करनी होगी। दरभंगा के ये छात्र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्ट वीसी मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट वीसी इस्तीफा दो। इन लोगों ने वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह का पुतला जलाया और ये चेतावनी दी कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह कौन है, उन पर आरोप क्या है, यह जानने से पहले उनके बायोडाटा को आप जान लीजिए। वह 5 बड़ी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पटना के पटना विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के साथ साथ दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं। उन पर जो आरोप है वो तो हम बताएंगे, लेकिन वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे हैं और वो जहां भी रहे हैं उनका विवाद से पुराना नाता रहा है। सुरेंद्र प्रताप सिंह पर लगा सबसे ताजा आरोप पटना के मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय से जुड़ा है और ये आरोप लगाने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के मौजूदा वीसी प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस। प्रोफेसर कुद्दूस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने पहले एक्टिंग वीसी के तौर पर यूनिवर्सिटी की कमान संभाल रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह पर आउटसोर्सिंग और आंसर शीट्स की खरीदारी के नाम पर घोटाला करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रोफेसर कुद्दूस ने लिखा कि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ की एक प्रिंटर कंपनी को 1,60,000 आंसर शीट सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। आरोप ये कि जो कॉपियां 7 रुपए प्रति कॉपी की दर से छपती थीं, उनके लिए 16 रुपए प्रति कॉपी का टेंडर दिया गया और जब उनकी तरफ से इसके भुगतान पर रोक लगाई गई तो अतुल नाम का एक आदमी राजभवन के नाम पर दबाव बनाने लगा। अतुल श्रीवास्तव नाम का, जिसने कहा कि मैं राजभवन से बोल रहा हूँ, जिसका टेलीफोन नंबर भी मैंने अपनी चिट्ठी में डाल रखा था, तो वो कह के उन्होंने कि मैं राजभवन से बोल रहा हूँ, इसलिए आप उसको बीके ट्रेडर्स की फाइल को आप डिस्पोज कर दीजिए और 28 लाख का बिल उसने दिया था जो पेमेंट हुआ। तो इस तरह के दबाव में कोई कुलपति काम नहीं कर सकेगा बिहार में। प्रोफेसर कुद्दूस के मुताबिक सुरेंद्र प्रताप सिंह के समय यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखने में गड़बड़ी की गई। 45 कर्मचारियों की जगह 80 कर्मचारियों का भुगतान कराया गया। 7 रुपए की कॉपी 16 रुपए का रेट लगाकर पैसे कमाए गए। प्रोफेसर कुद्दूस के मुताबिक विश्वविद्यालयों में लूट का खेल चल रहा है और इस खेल के पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसी वजह से उनका नियुक्ति पत्र आने के बाद भी उन्हें पदभार नहीं लेने दिया गया। वहीं मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं और आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। वो सारे आरोप एकदम मिथ्या हैं, झूठे हैं और तथ्यहीन हैं। उन्हें लगा कि ये गलत टेंडर हुआ या प्रक्रिया गलत है, जो भी है, जबकि प्रक्रिया सही हुई है, लगा गलत है तो उन्हें कैंसिल करके अपने ढंग से इस प्रक्रिया को शुरू करना था। हैरानी इस बात पर है कि जो वाइस चांसलर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है, उसे राज्यपाल और सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर ने बेस्ट वीसी के अवार्ड से सम्मानित किया। भ्रष्टाचार के इस मामले के सामने आने के बाद से छात्र संगठन आरोपी वीसी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार की सबसे बड़ी नीति होती है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की, और उसी के अनुरूप जो कुलपति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री ने उसको कुलाधिपति महोदय जो महामहिम राज्यपाल होते हैं उनके यहाँ जांच के लिए भेज दिया है। वहीं बिहार की ही मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां बिहार विशेष निगरानी यूनिट की टीम उनके घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। तलाशी के दौरान यहां से 70 लाख रुपए नकद, 15 लाख के गहने और 5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। इसके अलावा कई जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए। उन पर मगध और कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए सामान खरीदी और नियुक्ति के मद में 30 करोड़ रुपए की सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप है। इसके बावजूद उन्हें अभी तक पद से हटाया नहीं गया। सरकार का कहना है कि इस पर कोई भी फैसला राज्यपाल की सहमति से ही होगा। जहां तक उनके हटाने या रखने की बात है, तो अभी तो वो छुट्टी पे गए हैं और ये चूंकि कुलाधिपति महोदय के कार्यक्षेत्र में आता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी चीजों के और स्पष्ट हो जाने की प्रतीक्षा में है। सवाल है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे
इन कुलपतियों को बचाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? इस बीच बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पीएमओ में तलब किया गया। चर्चाओं के मुताबिक इसकी वजह कुलपति पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप ही हैं, लेकिन राज्यपाल खुद इस बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे। सवाल उठा है, करप्शन का विपक्ष आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है, जो उठा रहा है उसे पूछिए। तो ये हाल है बिहार का, जहां 15-16 सालों से राज्य सरकार दावा करती आ रही है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ है और बिहार को देश में अग्रणी राज्यों में लाने की पहल की जा रही है। पर अगर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई चौपट क्यों है, तो इसकी सबसे पहली वजह है कि वहां पर प्रोफेसर्स की भारी कमी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद 3 विश्वविद्यालय के वीसी बन चुके हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात की जानकारी हो रही होगी कि कितनी दिक्कतें आती हैं जब विश्वविद्यालय में शिक्षक न हो और तंत्र पूरी तरह से चौपट हो। बिहार के विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेजों में लगभग 12,000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किल से 6,000 टीचर ही पढ़ा रहे हैं, यानी लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद कुलपति बजाय विश्वविद्यालय के हालात सुधारने के भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। सवाल है, इन सब के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? तो शिक्षा के मंदिरों को भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना रहे हैं, उनकी घंटी जरूर आप बजाइए। और आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर आसपास का कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। तो कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, यूरोप के कई देशों में कोरोना तबाही मचा रहा है, तो अपने एक और नए अवतार से कोरोना दुनिया को डरा भी रहा है। भारत में संक्रमण फिलहाल काबू में है, लेकिन यूरोप और दूसरे देशों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे भारत को भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। बाजारों में सन्नाटा है, दुकानों में सन्नाटा है, सड़कें सुनसान, गलियों में पहले सी गहमा गहमी नहीं, वो भी सुनी दिखती हैं। चंद लोग कभी कभार जरूर नजर आ जाते हैं। होटल, रेस्तरां, मॉल जो कुछ दिन पहले तक लोगों से भरे होते थे, रौनक हुआ करती थी, वहां भी अब वीराना है। खुशियों का त्योहार क्रिसमस करीब है। रोशनी से जगमगाते क्रिसमस ट्री भी शहरों में सज चुके हैं, लेकिन इस रोशनी के बीच क्रिसमस की हर रौनक नदारद है। गहमा गहमी और भागदौड़ अगर कहीं दिखती है तो सिर्फ अस्पतालों में। ये तस्वीरें यूरोप के देशों की हैं, जो इस वक्त कोरोना संक्रमण का नया केंद्र बना हुआ है। कोरोना तांडव मचा रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया जैसे पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों के हैं। ऑस्ट्रिया की ये सबसे ताजा तस्वीर है जो अभी आपके सामने है। ऑस्ट्रिया में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 20 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लागू करना पड़ा। लोगों के बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बच्चों को घरों पर ही रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। आयोजन भी इस दौरान नहीं होंगे। फिलहाल 20 दिन के लॉकडाउन का फैसला ऑस्ट्रिया की सरकार ने लिया। जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ऑस्ट्रिया दोबारा पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला देश है। 91 लाख की आबादी वाले ऑस्ट्रिया में अब तक 1,95,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऑस्ट्रिया में हर दिन औसतन 14 से 15,000 केस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। यूरोपीय देश स्लोवाकिया में भी यही हाल है। यहां बेकाबू होते कोरोना मामलों को देखते हुए 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही घरों से निकलने की अनुमति है। लोगों से अपने घरों के नजदीक की दुकान और स्टोर से ही पाबंदियों का पालन करते हुए सामान खरीदने को कहा गया। तो कोरोना टेस्टिंग या टीके के लिए ही आम लोग घरों से निकल सकते हैं। पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। स्लोवाकिया में हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। स्लोवाकिया की सरकार ने मान लिया है देश
नेशनल इमरजेंसी के हालात से जूझ रहा है। सबसे बड़े 10 में से 6 देशों में स्थिति ज्यादा गंभीर दिख रही है, जिनमें से एक चेक रिपब्लिक भी है। चेक रिपब्लिक में कोरोना का नया स्ट्रेन कोहराम मचा रहा है। खतरे को देखते हुए सरकार ने 30 दिनों की बेहद कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। बार और क्लब रात 10 बजे तक हर हाल में बंद करने का आदेश दिया गया है। संक्रमण की रफ्तार किसी तरह से कम हो सके, इसके लिए क्रिसमस बाजारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के लिए भी संख्या बहुत कम कर दी गई है। चेक रिपब्लिक में 3 दिन पहले कोरोना मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 25,000 मामले सामने आए। संक्रमितों का यह आंकड़ा ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यानी ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बाद सबसे ज्यादा मामले चेक गणराज्य से ही सामने आ रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में हालात सुधरे तो ठीक, वरना पाबंदियां और बढ़ाने की बात कही गई है। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है। ब्रिटेन में अभी हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन कई यूरोपीय देशों में पाबंदियों के बीच भी संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती दिख रही है, जिनमें से एक जर्मनी भी है। जर्मनी के म्यूनिख शहर का हाल देख लीजिए। यूरोप के ही देश नीदरलैंड, बेल्जियम और क्रोएशिया भी बड़े संक्रमण संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ भी कई पाबंदियां लग चुकी हैं, जिन्हें और सख्त किया जा रहा है। यूरोप में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, डेल्टा वेरिएंट के कारण वायरस तेजी से यूरोप के देशों में फैला। दूसरी, मास्क पहनने और फिजिकल डिस्टेंस को लेकर काफी ढिलाई बरती गई। और तीसरी वजह WHO के मुताबिक अभी भी बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहे यूरोप से जुड़ा ताजा आंकड़ा भी देख लीजिए। यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 24,49,722 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इन पिछले एक हफ्ते में यूरोप में 26,883 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। अगर एक्टिव केस की बात करें तो यूरोप में अभी कोविड के 69,39,209 केस हैं। ये हाल तब है जब जर्मनी में अभी तक 68% आबादी को पूरी तरह टीका लग चुका है। स्पेन में 80% लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, तो ब्रिटेन में 68% लोगों को वैक्सीन के पूरे डोज लगाए जा चुके हैं। यूरोप में बीते 10 दिनों के दौरान कोरोना के चलते 4200 लोगों की औसतन हर रोज मौत हुई है। अगर हम यूरोप की बात करें तो समूचे यूरोप में कोरोना के चलते करीब 15 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी का नया केंद्र बने यूरोप में वहां के देश लॉकडाउन और पाबंदियों जैसे कड़े फैसले ले रहे हैं, तो मास्क और बूस्टर डोज के सहारे भी कोरोना की 5वीं लहर को रोकने की किसी तरह कोशिश हो रही है। यूरोप में कड़े प्रतिबंधों के साथ लगातार क्या क्या सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, अब जरा उस पर भी नजर डालीजिए। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच अगले साल फरवरी से सभी के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य बना दिया गया है। स्लोवाकिया में टीका अगर नहीं लगा है तो गैर जरूरी सामान की सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल में जाने पर पाबंदी होगी। ऐसे लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकेंगे। काम पर जाने के लिए 2 बार जांच करवानी होगी। चेक रिपब्लिक में टीका नहीं लगवाने वाले लोग रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य सेवाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। नए सिरे से इमरजेंसी पर भी विचार हो रहा है। बेल्जियम में मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, तो टीकाकरण अनिवार्य के साथ रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में जाने के लिए कोविड पास जरूरी होगा। ग्रीस में भी टीका नहीं लगवाने पर जांच में संक्रमित नहीं होने के बावजूद बार, रेस्तरां, सिनेमा और जिम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नीदरलैंड्स ने आंशिक लॉकडाउन के बाद रेस्तरां और बार को रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खेल आयोजनों में भी दर्शक अब शामिल नहीं होंगे। डेनमार्क में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड पास फिर से लागू करने की योजना है। क्रोएशिया में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है, तो इटली में वर्क स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोविड ग्रीन पास अब जरूरी होगा। स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नई चेतावनी जारी कर कहा है कि यूरोप और मध्य एशिया के 50 से ज्यादा देशों में सर्दियों से लेकर बसंत तक कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार जा सकता है। साथ ही इसके चलते
कोरोना के कारण यूरोप में मरने वालों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट B1.1.529 आखिर क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है? इसकी बड़ी वजह है संक्रमण फैलाने में इसकी तेज रफ्तार। दावा है कि इस वेरिएंट के अब तक 30 से ज्यादा म्यूटेंट दर्ज किए जा चुके हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैज्ञानिकों के लिए इस वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी। भारत में अब तक कोरोना वेरिएंट B.1.1.529 का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के साथ निर्देश भी दिए हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की अच्छी तरह जांच करवाएं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर झेल चुके भारत में संक्रमण फिलहाल काबू में है। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन तीसरी लहर की आहट के बीच पिछले 4-5 दिनों में ही तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से कोरोना विस्फोट के जो मामले सामने आए, उसे देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह चौकन्नी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।